नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप। और कच्चे तेल में लगातार आज दूसरे दिन अच्छी तेजी हमने देखी है। WTI क्रूड $17 के ऊपर कारोबार कर रहा है। वहीं एमसीएक्स पर भी जो क्रूड के दाम है वो 10% से ज्यादा बढ़कर कारोबार कर रहे हैं। अमेरिका में भंडार जो है वो उम्मीद से कम बढ़ा है। साथ ही कई देशों में जो लॉकडाउन खुलने की पॉसिबिलिटीज बन रही हैं उससे प्राइसेस को सपोर्ट मिल रहा है। वहीं अगर आप गोल्ड की बात करेंगे तो सोने की कीमतों में आज रिकवरी देखने को मिली है। ग्लोबल इकोनॉमी में जो मंदी का डर बना हुआ है उससे हमने देखा है लगातार सोना एक सेफ हेवन के तौर पर बायर्स के इंटरेस्ट में रहा है। कोरोना वायरस के कारण हालांकि जो सोने की निवेश मांग है उसमें हमने काफी इजाफा बनते हुए देखा है। और इंटरेस्टिंग ये है कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक पहली तिमाही में यानी Q1 में जो निवेश मांग है वो 80% बढ़ी है सोने की। और इनफैक्ट फर्स्ट क्वार्टर में ही अगर आप गोल्ड के भी रिटर्न्स देखेंगे तो वो काफी स्ट्रांग रहे हैं बाकी मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के मुकाबले। तो सोने और क्रूड पर आगे की क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, इसी पर फोकस हमारा रहेगा। हमारे साथ CNBC TV 18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता हैं, HDFC सिक्योरिटीज के तपन पटेल हैं, कुंवर ग्रुप के रवि देओरा हैं और साथ ही मेटल फोकस के चिराग सेठ भी हमारे साथ बने हुए हैं। सभी का स्वागत है इस खास शो में। मनीषा जी, सबसे पहले तो इनफैक्ट गोल्ड से शुरुआत करते हैं और आपसे की हाइलाइट्स जानना चाहेंगे कि जो WGC की रिपोर्ट आई है उसमें क्या डेटा शेयर किया गया है, जो सोने की डिमांड बढ़ी है वो कितनी इंक्रीज हुई, और इम्पोर्टेंट ये है कि इन 3 महीनों के दौरान कौन सा वो सोर्स रहा है गोल्ड का जहां पर ज्यादा पैसा आता हुआ दिखा है। क्या ये ज्वेलरी रही है, ETFs रहे हैं या फिर दूसरे मोड्स रहे हैं? जी दीपाली, जहां तक ETFs की बात है, आई थिंक ये सबसे बड़ा जरिया रहा जहां पर हमने निवेश आता हुआ देखा। अच्छी खासी बढ़त क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहां पर देखने को मिली है। ग्लोबली अगर आप देखें तो पिछला क्वार्टर में हमने 42 टन का यहां पर ETF होल्डिंग्स देखा था, जो बढ़कर इस क्वार्टर में अब नियरली 300 टन हो गया है। तो क्लियरली ऑलमोस्ट 300% का जंप यहां पर ETF के जरिए देखने को मिला है। एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड जिसके ऊपर आपकी नजर रहनी चाहिए वो है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, क्योंकि अगर आप ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डिमांड देखें सोने की, वहां पर 80% का इजाफा देखने को मिला है। लेकिन जहां तक इंडियन मार्केट्स की बात है, हमने यहां पर इन्वेस्टमेंट डिमांड में करीबन 17% की गिरावट आते हुए देखी है। ज्वेलरी की मांग में तो गिरावट है ही। गोल्ड रिसाइकल की जहां तक बात है, स्क्रैप गोल्ड की बात है, भारतीय बाजारों में वो रिकॉर्ड के करीब देखने को मिला है। वहां पर 16% का इजाफा यहां पर इस क्वार्टर में आता हुआ नजर आया है। लेकिन चिराग, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट दिखाती है वो ये कि इंडिया ने चाइना को सरपास किया है इस क्वार्टर में। इंडिया फिर से यहां पर बिगेस्ट कंज्यूमर के तौर पे आया है, पर वो इसलिए नहीं क्योंकि हमने यहां पर सोने की बहुत मांग में बढ़त आते हुए देखी है, वो इसलिए क्योंकि चाइना की डिमांड में बहुत ज्यादा गिरावट रही है। आप इन इनिशियल नंबर्स को फिलहाल कैसे देखते हैं? जी हाँ मनीषा, बिल्कुल जो हमारे नंबर्स निकल के आए, जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने आज पब्लिश किए हैं, उसमें जरूर ये दिखाई दिया है कि इंडिया में ऑब्वियसली चाइना, इंडिया इज नाउ द नंबर 1 कंज्यूमर। बट हमारे हिसाब से ये शायद एक Q2 में फिर से चाइना के मार्केट में इंडिया से अच्छी डिमांड दिखाई देगी, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि इंडिया में जो लॉकडाउन है और जो गोल्ड की डिमांड पे जो इम्पैक्ट आया है वो एक्चुअली आई वुड से मार्च में आया है, जबकि चाइना में इश्यूज जनवरी और फरवरी के महीने में थे। जबकि अगर हम आज देखें तो इंडिया में लॉकडाउन अपनी चरम पे है, जबकि चाइना में काफी सारे मार्केट्स ओपन हो रहे हैं, डिमांड में रिकवरी आ रही है, हमें अभी डिमांड दिखाई दे रही है और काफी सारे जो चाइनीज रिटेलर्स है वो ऑलरेडी ऑनलाइन शिफ्ट हो चुके हैं। आपने वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में भी पढ़ा होगा कि काफी सारा जो सेल्स हुआ था Q1 में चाइना में, वो भी ऑनलाइन सेल काफी ज्यादा हुआ है। तो ऑब्वियसली यस, Q1 में इंडिया सबसे बड़ा कंज्यूमर है, बट Q2 में शायद चाइना फिर से नंबर 1 कंज्यूमर हो जाएगा। तो साथ ही चिराग, अगर ओवरऑल अगर इंडियन मार्केट्स में डिमांड ट्रेंड की बात करें तो अप्रैल मंथ जा चुका है, लेकिन अप्रैल को इंक्लूड करते हुए आगे के लिए क्या ट्रेंड्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और दूसरा ये, लॉकडाउन अगर धीरे धीरे इंडियन मार्केट्स में खुलता है जैसे कि होप्स हैं, तो फिर आप डिमांड कैसी देख रहे हैं गोल्ड की? यहाँ दीपाली, हमारे हिसाब से इंडिया में जो गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड है वो शायद अगस्त सितंबर के महीने तक म्यूटेड रहेगी। हमारा मानना है कि शायद ये साल जो कैलेंडर ईयर में इंडिया की डिमांड पिछले साल के कंपैरिजन में 20 से 30% नीचे रहने का अनुमान है। एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है कि गोल्ड ट्रेड प्रोबेबली पोस्ट कोविड के बाद काफी हद तक चेंज हो जाएगा।
क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहेगी। सो बिजनेसेस को अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा। शायद बिजनेसेस ज़्यादा हद तक ऑनलाइन चले जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए ये ज़रूर माना जा रहा है कि गोल्ड में अगले शायद 3 से 4 महीने तक डिमांड ना रहे, इवन डिस्पाइट लॉकडाउन ईज होने के बाद। फेस्टिव डिमांड ज़रूर आ सकती है, वेडिंग डिमांड ज़रूर आ सकती है। इसीलिए हमारा मानना है कि शायद अगस्त सितंबर के बाद इंडिया में डिमांड की रिकवरी शुरू हो जाएगी। चिराग, तो कहाँ से लगता है कि आपको ये मांग निकलेगी? जैसे आपने कहा कि फेस्टिव डिमांड, ज्वेलरी डिमांड यहाँ पर थोड़ी बहुत आ सकती है। ग्लोबली हमने देखा है कि इन्वेस्टमेंट की मांग बढ़ती हुई नजर आई है और ये बात काफी लोग कहते रहे हैं कि अपने पोर्टफोलियो में अब आपको यहाँ पर सोना इंक्लूड करना चाहिए 10 से 15% के हिसाब से। क्या वो ट्रेंड्स आपने इंडियन मार्केट्स में आते हुए देखे हैं पहले क्वार्टर में? क्या हल्का सा भी पैटर्न चेंज है? क्या फाइनेंशियली मोनेटाइजेशन के हिसाब से लोग यहाँ पर आ रहे हैं? बिल्कुल, अगर हम 2-1 के जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के फिगर्स है उसे देखें तो आपकी ज्वेलरी डिमांड अराउंड 40% डाउन है, जबकि इन्वेस्टमेंट डिमांड सिर्फ 17% डाउन है। तो इन्वेस्टमेंट में गोल्ड की तरफ काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। एक बार लॉकडाउन ईज आउट हो जाएंगे तो हमें जरूर एक इन्वेस्टमेंट डिमांड में काफी शार्प रिकवरी का हम देखते हैं कि लोग बाहर जाओ कॉइन्स खरीदने के लिए जाएंगे। इवन अक्षय तृतीया में अगर हम देखें तो ये डिमांड 85 to 90% नीचे थी, बट ऑनलाइन बाइंग काफी हद तक देखी गई है। सो हमारा मानना है कि इन्वेस्टमेंट डिमांड इस साल शायद ज्वेलरी डिमांड को आउट परफॉर्म करेगी। लोगों का अंडरस्टैंडिंग अब गोल्ड की तरफ काफी और बढ़ते जा रहा है। काफी गोल्ड ETFs में भी इंडिया में बाइंग आ रही है। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड है, बार्स एंड कॉइन्स है, गोल्ड म्यूचुअल फंड, ये सब चीजों में हमारे हिसाब से अगले 1 साल तक लोगों का रुझान गोल्ड में काफी हद तक पॉजिटिव रहेगा। चलिए, शुक्रिया चिराग अपने व्यूज देने के लिए इस पूरे ही डेवलपमेंट पर। लेकिन तपन पटेल भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका एक आउटलुक ले लेते हैं। तपन, आपका व्यू क्या है गोल्ड को लेकर, गोल्ड प्राइसेस को लेकर, और कोई स्ट्रैटेजी जो आप रिकमेंड करें? गोल्ड की अगर बात करें तो पिछले दिनों से $1700 के ऊपर सस्टेन हो रहा है गोल्ड प्राइस, और इंडियन प्राइस में हमने थोड़ा करेक्शन यहाँ पे देखा है। कल भी हमने करेक्शन देखा था, तो मुझे लग रहा है ये अपर रेंज है वो मेंटेन रहेगी, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए जो है एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है गोल्ड प्राइस के लिए। एक जो है वो फैक्टर है कि रुपी यहाँ पे स्ट्रांग हो रहा है, तो उसका एक सेलिंग प्रेशर आएगा। और दूसरा, जो वर्ल्ड की काफी कंट्रीज है वहां से जो सिग्नल्स आ रहे हैं कि लॉकडाउन में कुछ इजीनेस आ सकती है, कुछ जो मेजर्स है वो कम हो सकते हैं, तो उस तरह से भी गोल्ड में एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है, क्योंकि सामने इक्विटी मार्केट्स में हमने रिकवरी आती देखी है। तो मुझे लग रहा है कि 45,700 की जो रेंज है वो सेलिंग के लिए अच्छी है, वहां से सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस उसमें 45,800 का मेंटेन करें। टारगेट डाउन साइड में 45,450 या 400 का मेंटेन करके आप चल सकते हैं गोल्ड में। यानी कि सोने में थोड़ी सी उठापटक है, लेकिन लॉन्गर टर्म के लिए सोने में खरीदारी अभी भी बेहतर है। और जैसे अभी तपन कह रहे थे कि खरीदारी इसलिए भी है क्योंकि FOMC की मीटिंग में कल ये अनाउंस हुआ कि इकोनॉमी जब तक रास्ते पे नहीं आती तब तक नियर जीरो इंटरेस्ट रेट्स यहां पर चलते रहेंगे, और US यहां पर और भी काफी सारे कदम यहां पर उठा सकता है। चाइना का PMI डेटा उम्मीद से कम आया, लेकिन तो भी 50 की रीडिंग के ऊपर है, तो वो एक पॉजिटिव है। और इसके अलावा बाजार आज यूरोपियन सेंट्रल बैंक की मीटिंग का भी इंतजार शाम को करेगा। इस बीच कच्चे तेल में यहां पर बढ़त है। कल की 20% की बढ़त के बाद इस वक्त 10 से 15% की तेजी यहां पर बरकरार है। पॉजिटिव क्यूज हैं यहां पर। रवि, आप क्या कहेंगे, कच्चे तेल में यहां पर फिलहाल कैसे कारोबार करना चाहिए? क्या खरीदारी के मौके अभी भी यहां पर हैं? और क्योंकि इंडियन मार्केट्स के लिए ये लॉन्ग वीकेंड है, तो आज यहां पर कैसा कारोबार हो? डेफिनेटली मनीषा जी, जो कल इन्वेंट्री के डेटा निकल के आए उसमें एक सपोर्टिव क्यूज निकल के आए। हालांकि अक्रॉस द ग्लोब देखे, सिर्फ इंडियन मार्केट में नहीं, अक्रॉस द ग्लोब ये वॉल्यूम काफी डाउन है, क्योंकि मार्जिन्स काफी अपर साइड लगे हुए, करीबन 100 से लेके 130-140% तक मार्जिन सारे जो ब्रोकर्स है, एक्सचेंजेस ले रहे हैं, तो इस हिसाब से वॉल्यूम काफी कम है, तो वोलेटिलिटी शायद आगे जाके सीवियर हो। बट मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट जो कल इन्वेंट्री के नंबर से लॉकडाउन ओपन हो रहा है, थोड़ी डिमांड आगे जाके जैसे लॉकडाउन ओपन होता है तो डिमांड रहेगी।
बट टिल जो ब्रांड की प्राइस करे तो $30 से ज्यादा मुझे प्राइस में उछाल नहीं दिख रहा है। बट यस, अभी यहाँ से $3 से $4 और तेजी में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करें तो रूपी स्ट्रॉन्ग काफी है। 2 दिन में देखें तो ₹1.20 की मूवमेंट ऑलरेडी स्ट्रेंथ वाइज दिखा दी है। तो इंडियन क्रूड ने अभी तक अंडर परफॉर्म किया है। तो मेरे हिसाब से लेवल वाइज 1270 1280 के करीब एक बार बाय जोन एक अच्छा है, वहां पे बाय करे। 1200 के करीब स्टॉप लॉस लगाए और 1400 के जितने करीब मिले वहां पे प्रॉफिट बुक कर ले। क्योंकि वोलेटिलिटी सीवियर है तो स्टॉप लॉस लगाना ना भूले। और वॉल्यूम काफी ड्राई है और कॉन्फिडेंस की काफी कमी है, तो जो रिस्क ट्रेडर है वही क्रूड में ट्रेड करे। अदरवाइज जो सेंटिमेंटल या सेफ ट्रेडर्स है वो क्रूड को ट्रेडिंग के लिए हाल अवॉइड करे। जी हाँ, और जिस तरह के मार्जिन्स फिलहाल यहाँ पर एमसीएक्स में ब्रोकर्स को और क्लाइंट्स को देने होंगे वो काफी ज्यादा हैं, और जैसे आपने कहा कि कॉन्फिडेंस इस मार्केट में फिलहाल बहुत कम है, तो उसका असर भी हमने यहाँ पर वॉल्यूम्स और ट्रेड दोनों पर ही आता हुआ देखा है। मेटल्स की बात करेंगे और यहाँ पर तपन आपके क्या व्यूज हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने लगातार बढ़त आते हुए देखी है। ये हफ्ता पॉजिटिव में क्लोज होने वाला है और सेम काफी सारे व्यूज जिस तरह से यहाँ पर है, डॉलर में गिरावट, इक्विटी मार्केट्स में अच्छी खासी बढ़त, तो एक रिस्क ऑन ट्रेड जो है उसका फायदा फिलहाल मेटल्स को मिला। जी डेफिनेटली मेटल्स में हमने एक स्टेडी रेंज मूवमेंट देखी है और मोस्टली जो है वो रिकवरी आती हुई देखी है हमने पिछले दिनों में लो लेवल से। तो मुझे लग रहा है ये जो रैली है वो कंटिन्यू रह सकती है, स्लो एंड स्टेडी उसमें मेटल्स में बाइंग रह सकती है। मुझे लग रहा है जो आज का चाइना का डेटा है वो एक शॉर्ट टर्म के लिए सेलिंग ला सकता है बेस मेटल्स के लिए। और जो बात करें आज के प्राइस को, निकल है, कॉपर है, वो काफी अंडर प्रेशर ट्रेड हो रहा है कल से। तो मुझे लग रहा है ये सेलिंग जो है वो आज के दिन के लिए कंटिन्यू रह सकता है। और स्पेशली कॉपर की बात करें तो चाइना के ऊपर काफी निर्भर है कॉपर की मूवमेंट। तो जैसे ही चाइना का डेटा डिसअपॉइंट रहा है तो मुझे लग रहा है सेलिंग उसमें आ सकती है। 409 के लेवल से हम कॉपर में सेल रिकमेंडेशन में कर रहा हूँ। 411 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे और टारगेट डाउन साइड 406 का मेंटेन करे। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो मुझे लग रहा है स्टेडी रिकवरी बेस मेटल्स में आएगी और जैसे जैसे वर्ल्ड इकोनॉमी ग्रो होगी मुझे लग रहा है अच्छा इन्वेस्टमेंट कॉपर बेस मेटल्स में आ सकता है। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी आपको मिली है कॉपर पर, बेस मेटल्स में सेलेक्टिव स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं। लेकिन इसके अलावा क्विक है जहां पर हमने लगातार गिरावट के बाद कल के सेशन में एक शानदार रिकवरी देखी थी और आज भी अगर आप मोमेंटम देखेंगे रुपए में, तो अब रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर एक तपन का क्विक व्यू, क्या व्यू रहेगा आपका? अब लाइकली रेंज क्या लग रही है, कोई स्ट्रैटेजी बनाए या फिर ना बनाए, क्या आउटलुक है? जी मुझे लग रहा है रुपए के लिए सेल ऑन राइज जो है यूएसडी INR में वो स्ट्रेटेजी मेंटेन करनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि रुपया यहाँ से भी और स्ट्रांग हो सकता है। स्पॉट रुपये की बात करें तो मुझे लग रहा है 74.70 का जो सपोर्ट लेवल है वहाँ तक रुपया जा सकता है। तो सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी मेंटेन करें क्योंकि जो इक्विटी इन्फ्लोज है वो इंडिया में आ रहे हैं, डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट्स जो है वो भी अच्छा परफॉर्म करे तो उसका सपोर्ट रुपये में डेफिनेटली मिल सकता है। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रुपये में मेंटेन कीजिए। जी, तो रुपए पर सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं, यही रणनीति है। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो एग्री कमोडिटीज पर हमारा फोकस रहेगा क्योंकि हमने देखा है कि चना, कैस्टर सीड, वहां पर आज गिरावट है, कॉटन के प्राइसेस में थोड़ी सी रिकवरी बन रही है। क्या स्ट्रैटेजी इन कमोडिटीज पर आपकी होनी चाहिए, एक ब्रेक के बाद बताएंगे।